चलो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी भी मोशन ही पढ़ रहे थे, है ना? यस सर। मोशन किस में पढ़ रहे थे अभी हम? थर्ड चैप्टर क्या था हमारा? द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब मोशन वाज इन वन डायरेक्शन ओनली। बट यहाँ पे हम यस पढ़ रहे हैं प्लेन के अंदर मोशन। प्लेन क्या होता है? व्हाट डू यू सर, मीन बाय प्लेन प्लेन? होता सर प्लेन होता है नॉर्मल सर, प्लेन सरफेस सर। प्लेन है कोई भी सरफेस को आप प्लेन कह सकते हो। सो यस बेसिकली प्लेन कंटेन्स हाउ मेनी डायमेंशंस? भाई अगर ये हमारा लैपटॉप है, ये मान लो मैंने कोई एक प्लेन बनाया है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। तो ये रेक्टेंगल में कितनी डायमेंशन है? एक तो इसकी लेंथ है, एक इसकी ब्रेथ है ना? सो जनरली इट कंटेन्स 2 डायमेंशन। ओके, तो यस सर। अभी तक रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे हम। रेक्टिलिनियर मोशन में देयर वाज ओनली वन डायमेंशन। वन डायमेंशन कैसा? कि अगर इस एक्स, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बेसिकली देयर आर टू एक्सिस, वन इज योर एक्स एक्सिस, अनदर वन इज योर वाई एक्सिस। अभी तक जो हमने 10th क्लास तक पढ़ा है, बट अभी आज हम यहाँ तीसरा एक्सिस भी पढ़ेंगे। तो अभी बेसिकली हमको यही बताया कि दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है ना? तो एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं हम? एक्स एक्सिस को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है? यस सर। इसको जो एक्स एक्सिस है इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, ये यस है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इसको पढ़ा है हमने वर्टिकल एक्सिस, है ना? यस सर। वर्टिकल एक्सिस। तो हमने दोनों चीज पढ़ चुके हैं हम, है ना? हम पढ़ चुके हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नथिंग बट योर मोशन अंडर एक्सेलरेशन। अभी जो हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ के आए हैं वो क्या है? मोशन अंडर एक्सेलरेशन। दो चीजें पढ़ी ना हमने। तो अगर एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है यस तो सर। एक्स एक्सिस में मोशन को हम कहते हैं मोशन अंडर एक्सेलरेशन। और अगर वर्टिकल एक्सिस में मोशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना? तो अभी हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? हम स्टडी करने वाले हैं कि मोशन यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, मोशन हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस। क्लियर है कंसेप्ट? तो हियर वी विल स्टडी about 3 axes, x, y और z, and remind one thing also, these x, y and z, all the axes are perpendicular to each other, mutually they are perpendicular to each other। x से अगर y का एंगल में निकालूं तो एंगल कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। y से अगर z का एंगल निकालूं तो ये एंगल भी 90 डिग्री मिलेगा। और अगर z से x का एंगल निकालूं तो ये एंगल भी 90 डिग्री मिलेगा। एक्चुअली ये प्लेन में दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये जो जेड एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस एक्स एंड वाई। जैसे आप कमरे के अंदर रहते हो, है ना? तो कमरे के यस सर। जो आपके 3 कॉर्नर है ना, एक तो आपका जो है लेंथ हो गई। ये जैसे हम एक ये बना रहे हैं, क्या नाम, एक क्यूब बनाया हमने, मान के चलो ये हमने एक क्यूब बना दिया, है ना? तो इस क्यूब के अंदर इसको इमेजिन करके देखेंगे हम, ये बन गया हमारा क्यूब। ओके, तो इस क्यूब के अंदर अगर मैं इसको देखता हूं तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। क्लियर है? और ये जो इधर वाला है, ये जो ये वाला जो साइड है, ये क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना? यस सर।
तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पे क्या है, ये दिखाना प्लेन के अंदर ये दिखाना पॉसिबल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल 3D पिक्चर के अंदर ही इसको दिखाना पॉसिबल है। क्लियर? तो इस चैप्टर के अंदर हम 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। यस क्लियर सर। है? ओके, तो अभी 3 डायमेंशनल मोशन की जब बात होती है तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वांटिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। क्वांटिटी जो होती है वो 2 तरह की होती है। यस सर। क्वांटिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। जब क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो क्वांटिटी के 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है आपका स्केलर, एक होता है आपका वेक्टर। ठीक है? तो अब स्केलर कैसा होता है? स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है बस। ओके, और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। यस सर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे स्केलर का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो स्केलर का एग्जांपल होता है डिस्टेंस। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों में डिफरेंस होता है। डिस्टेंस यस क्या सर। है कि ए पॉइंट से बी पे गया, ए पॉइंट से हम बी पे गए, बी से हम सी पे गए, सी से हम डी पे आ गए और डी से हम फिर ए पे आ गए, है ना? तो अगर पूछा जाए डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी हमने, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है? बट अगर हमसे कोई पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना, तो वेक्टर क्या हुआ यहाँ पे? वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है हमें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे, उसने जर्नी ए से शुरू करी है ना, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी से गया, डी पे गया, डी से फिर ए पे आया। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है? यस सो सर। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज shortest path between first point, first and last point. ठीक है? तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 आ गई, क्योंकि उसने जहां से जर्नी स्टार्ट करी थी वहीं पे जर्नी को उसने खत्म कर दिया। ओके, यस सर। ओके। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं, ओनली हम स्टडी करने वाले हैं वेक्टर्स। ठीक है? दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट नथिंग बट वेक्टर्स। ओके, तो अब मुझे कुछ फटाफट से कुछ वेक्टर के एग्जांपल बताओ। क्या क्या एग्जांपल है? वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? सर फटाफट से। वेक्टर सर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, हाँ, वेक्टर क्वांटिटी हो डिस्प्लेसमेंट। गई आपकी वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गई। ओके, सर फोर्स। डिस्प्लेसमेंट हो गई, फोर्स हो गई, क्योंकि फोर्स भी डायरेक्शन रखता है ना? यस सर। और क्या है? सर प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर भी यस आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ओके, क्या एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है? सर एनर्जी सर। यस सर। देखो, एक तरीका बताता हूँ आपको आज। ठीक है? एक शॉर्टकट बताता हूँ कि कैसे हम पता करें कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ये तरीका कोई नहीं बताएगा तुम्हें। देखो, यस सर। हम मान के चलते हैं कि वेक्टर को हम मान के चलते हैं कि ये हमारा नेगेटिव साइन है, और स्केलर को हम मान के चलते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव साइन है। ठीक है? यस सर।
तो कभी भी अगर हमें किसी क्वांटिटी का नहीं पता है तो हम इस फॉर्मूले से, इस टेक्निक से फाइंड आउट करेंगे। जैसे वर्क जो होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। यस सर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, सर वेक्टर। माइनस लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, सर माइनस वेक्टर। लिखेंगे। तो ये आंसर कैसा आएगा, प्लस आएगा। यस सर। प्लस का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। समझ गए बात। यस सर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि वेक्टर है कि स्केलर है, जैसे प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। यस तो फोर्स होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, एरिया होता है स्केलर क्वांटिटी। तो आंसर आएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर सर। वेक्टर। क्वांटिटी। क्योंकि प्रेशर का डायरेक्शन होता है ना भाई, कि प्रेशर आपका नीचे की तरफ है या लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है या ऊपर की तरफ है ना। इनको रटने की यस सर। जरूरत नहीं है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वेक्टर है या स्केलर है। जिस जिस क्वांटिटी को शो करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, बिना डायरेक्शन वो क्वांटिटी हमें अधूरी सी लगेगी, है ना। जैसे फोर्स है, फोर्स का हमें बताना पड़ता है कि भाई फोर्स इतने न्यूटन फोर्स है, मान लो 10 न्यूटन फोर्स है, तो हमें बताना पड़ता है भाई 10 न्यूटन फोर्स किस किस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स है ना। वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, या कितने डिग्री के एंगल पे है, वो सारी चीजें हमें बतानी पड़ती है कि भाई हॉरिजॉन्टल से इतने डिग्री के एंगल पर 10 न्यूटन का फोर्स हमें अप्लाई होता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, यस। तो यस सर। समझ में आया क्या होता है वेक्टर। अभी यस सर। यहाँ तक जो चीजें पढ़ाई हैं उसमें कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। ओके, अब देखो हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक चीज पढ़ेंगे हम पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो सर एक बार सर वापस समझा सकते हैं सर? हाँ देखो, कभी भी अगर हमें वेक्टर या स्केलर में डाउट आ रहा है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो आपको प्रेशर नहीं पता है कि भाई प्रेशर जो है कैसी क्वांटिटी है, प्रेशर स्केलर यस क्वांटिटी सर। है या वेक्टर क्वांटिटी है। So we will consider vector as negative symbol and scalar as positive symbol। तो स्केलर को पॉजिटिव सिंबल पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स को हम कह रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जगह पे क्या रखा हमने, माइनस का सिंबल रख दिया। एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी जगह पे हमने प्लस का सिंबल रख दिया, ठीक है। तो इसको जब हम ऑपरेट करते हैं तो इसके ऑपरेशन से हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव मिलेगा। सो इट विल बी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। राइट बात। यस सर। ओके, चले आगे। यस सर। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, अब यहाँ पे देखो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे ये मान के चलो कि यहाँ से उसने ए पॉइंट से जर्नी शुरू करी, है ना, और यस सर। बी पॉइंट पे पहुंच गया वो, क्लियर। यस। अब हमें इसको वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें, जब हम प्लॉटिंग करते हैं, जब हम किसी पॉइंट को ट्रेस करते हैं, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की भी जरूरत पड़ती है ना। रेफरेंस पॉइंट तो जरूर चाहिए भाई। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका घर कितनी दूर है, तो आप क्या जवाब दोगे, आप ये पूछोगे ना कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, मतलब दिल्ली से दूर पूछ रहे हो या मुंबई से दूर पूछ रहे हो या रेलवे स्टेशन से कितना दूर है वो पूछ रहे हो, है ना। सो रेफरेंस पॉइंट के बिना आप डिस्टेंस नहीं बता सकते हो कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, बिना रेफरेंस पॉइंट के बताना पॉसिबल नहीं है, क्लियर है।
तो yes, sir. मान लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं पहले। भाई मान लेते हैं कि आप अपनी जर्नी ए पॉइंट से शुरू करते हो और बी पॉइंट तक जाते हो, है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई आपका पोजीशन क्या है, मान लो आप ए पॉइंट पे खड़े हो, तो आपसे कोई पूछता है कि आपका पोजीशन क्या है, तो Yes, sir. पोजीशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? आप Sir, पोजीशन, coordinates. हाँ पोजीशन ये पूछोगे ना कि भाई किसके रेस्पेक्ट में तुम्हें मैं अपनी पोजीशन बताऊं, Yes, है sir. ना? तो वो रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए। सो दैट रेफरेंस पॉइंट इज अवर ओरिजिन। जहां से हम Yes. जहां से हमें रेफरेंस पॉइंट लेना है उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सो दिस विल बी अवर ओरिजिन। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमारा क्या पोजीशन है, दैट विल बी अवर पोजीशन वेक्टर। समझ गए Yes, बात? sir. तो Yes. ओ से लेके और ए तक, ठीक है, ओ से लेके ए तक, तो दैट विल बी अवर पोजीशन वेक्टर। क्लियर है बात? Yes, sir. ओके, तो अगर ये ए पॉइंट है तो ओ ए विल बी अवर पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। Yes, ठीक sir. है, सो Yes. पोजीशन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ओ ए। तो पोजीशन वेक्टर को हमेशा, ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसको पहले लिखते हैं, और जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना है उस पॉइंट को हमें बाद में लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें ए का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो हमें Yes. ओ के रेफरेंस में ही देना है। ठीक है, Yes. Yes, sir. तो आइदर जो आपसे पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर, या तो वो रेफरेंस पॉइंट देगा कि भाई इसके रेफरेंस में मुझे पोजीशन वेक्टर बताओ, ठीक है, बट अगर वो आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं दे रहा है तो वो ऑटो अंडरस्टूड है कि वो ओरिजिन ही उसका रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है तुम्हारा ओ ए। अब मान लेते हैं कि ये जो फोर्स ही है, मान लेते हैं ये कोई फोर्स है, ठीक है, तो ये कह रहा है आपसे कि भाई ये, मान लो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ये तुम्हारा, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये 10 मीटर है। ओके, Yes, sir. मान लेते हैं कि 10 मीटर है, बट 10 मीटर इज व्हाट? 10 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए, है ना? Yes. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर कितना है? 10 मीटर, ठीक है, बट Yes, sir. यू हैव टू हैव डायरेक्शन ऑल्सो। समझ गए बात? आपको ये थीटा भी पता होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि वेक्टर को शो करने के लिए आपको थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, है ना? तो मैं जो लिखूंगा ओ ए वेक्टर कैसे लिखूंगा? ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना? और ये थीटा मान लेते हैं कि अगर ये थीटा 60 डिग्री है तो मैं लिखूंगा 10 मीटर, और यहाँ पे लिखूंगा 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है ना? ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी एक्स एक्सिस की, नेगेटिव एक्स। क्लियर है? समझ में आई बात? तो यहाँ पे नहीं, वापस समझा दीजिए। हेलो, नहीं, वापस समझा दीजिए सर। हाँ देखो, ये वेक्टर को दिखाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर ये Yes, ओ ए sir. हमारा कोई वेक्टर है, उसको दिखाने के लिए दो Yes, चीज़ों की sir. जरूरत पड़ेगी। पहला चीज़ है इसका मैग्नीट्यूड। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ओ ए का जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर, ठीक है, ओ ए का Yes, लेंथ है sir. 10 मीटर, और थीटा हमने एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, मान लेते हैं 60 डिग्री का। तो हमें अगर वेक्टर ओ ए लिखना है तो हम क्या लिखेंगे उसको? 10 मीटर, तो पहले लिखना है उसका मैग्नीट्यूड और फिर बाद में बतानी है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है इसको? 10 मीटर, उसके बाद हमने इसको डायरेक्शन भी बतानी है 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात आई समझ में? Yes, sir. ओके, अगर अभी हमें वेक्टर बी का पूछेगा
कि भाई बी का वो बताओ। सर तो बी मान लेते हैं हमारा 15 मीटर का इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और बी मान लेते हैं कि ये जो बी है वो एंगल अल्फा बनाता है और ये 30 डिग्री है। तो इसे कैसे लिखोगे आप यहाँ, वेक्टर ओ बी कैसे लिखोगे? 15 मीटर 60 डिग्री फ्रॉम 30 हाँ, डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस। तो इसको लिखोगे 15 मीटर 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात आई समझ में? तो वेक्टर को दिखाने के लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, अकेला आप मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते। क्लियर? ओके। यस अभी सर। देखो हम क्या करें, और वेक्टर को हमेशा जब भी हम दिखाते हैं तो ये एरो का निशान लगाते हैं। क्लियर है? यस सर। ये एरो किसकी तरफ लग रहा है? बी की तरफ लग रहा है। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये ओ बी वेक्टर है। जिसकी तरफ एरो होता है उसको बाद में लिखते हैं। बाद में लिखने का रीजन क्या है? सर बाद में लिखने का रीजन मतलब ये होता है कि ये वेक्टर जो है ओ यस पॉइंट से लेके और बी पॉइंट की तरफ को इसका बी पॉइंट की तरफ को जा रहा है ये, ठीक है। यस सर। तो ये वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये वेक्टर इज फ्रॉम ओ टू बी। तो इसको ओ बी लिखते हैं। क्लियर है? यस सर। अगर इसको बी ओ लिखना हो हमें तो इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, ये ओ हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका क्या वेक्टर, इस वेक्टर को कहेंगे बी ओ। और हमेशा जब वेक्टर लिखते हैं हम तो उसके ऊपर ना ऐसा एक एरो का निशान बनाते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई ए बी वेक्टर की वैल्यू बताओ, ए बी, ध्यान से सुनो, ए बी बोला है मैंने, ठीक है। तो ये वेक्टर हो जाएगा आपका ए बी वेक्टर। समझ गए बात? ये वेक्टर हो गया आपका ओ ए वेक्टर, यस ओ। और ये वेक्टर हो गया आपका ओ बी वेक्टर। बी वेक्टर। समझ में आई बात? ओके। यस। तो अब अगर हमें ओ ए बी वेक्टर निकालना है तो ध्यान रखना है आपको कि ए बी वेक्टर will always be equal to OB vector, OB vector minus OA vector, ठीक है। यस। अब ये कैसे आया उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, देखो आपने क्या किया, आप पहले O से A पे गए, यस। है ना भाई। आपने यस क्या सर। किया कि आप पहले O से A पे गए, यस है ना। सर। तो यहाँ O यस था सर। और यहाँ A था। तो आपने क्या यस किया, सर। O से A पे गए, A से फिर B पे गए, बी पे गए। है ना। और हमने क्या कहा है कि OB कैसे मिलेगा आपको? देखो ये इसका टेल है, OA वेक्टर का टेल क्या है, O है ना। और हेड क्या है, ये A पॉइंट है। तो आप O से A पे गए, A से फिर B पे गए, तो OB कैसे मिलेगा आपको? ये वेक्टर कैसे मिलेगा? ओ टू बी। OB वेक्टर क्या होगा? OB वेक्टर क्या होगा? OB वेक्टर होगा OA प्लस AB, है ना। समझ में आई बात? यस सर। देखो भाई, आप वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है कि अगर आपको ओ बी वेक्टर निकालना है तो जहां से आपने स्टार्ट किया था और जिस पॉइंट पे आपने खत्म किया है, ठीक है। सर। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट वेक्टर वही हो जाएगा। इनिशियल यस। पॉइंट से फाइनल पॉइंट को शॉर्टेस्ट पाथ से हम मिला देते हैं, सो दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ठीक
क्लियर है? तो इस कंडीशन, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को सर। हाँ भाई आप चाहे कहीं से भी चलो, ठीक है। एक सही वापस आप समझा दीजिए सर ये वाला डायग्राम। देखो, यहाँ आपने क्या किया कि ओ पॉइंट पे थे आप, ओ पॉइंट से यस फिर आप ए पॉइंट पे गए, है ना, फिर ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे गए। तो अब आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कितना बताओगे? ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर बताओगे। अब ये ओ बी वेक्टर यस कैसे निकलेगा? ओ बी वेक्टर इक्वल टू होगा, पहले ओ से आप ए पे गए हो, है ना, फिर ऐसे सर, भाई ऐसे कैसे बराबर हो गया सर? देखो, ओ से आप ए पे गए, ए से आप बी पे पहुंचे हो, है ना। यस तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपसे पूछे जाए कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का कैसे निकालोगे आप? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दोगे, ठीक है। यस सर। तो ओ ए प्लस ए बी विल बी इक्वल्स टू ओ बी, यही तो बताया मैंने आपको। यस सर। तो यहाँ पे ये जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। समझ आई बात? यस सर। तो इसको कहते हैं वेक्टर्स का ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से मुझे एक चीज बताओ कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या पाथ लेंथ से ज्यादा हो सकता है? नो सर। तो या तो बराबर हो सकता है या तो छोटा या होगा। छोटा होगा। सो यहाँ पे ध्यान यस रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू और लेस देन द पाथ लेंथ, ओके। यस सर। यस सर। ये हमेशा पाथ लेंथ से छोटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर है? यस सर। अभी हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? तो यहाँ पे वेक्टर के केस में क्या होता है कि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं। मान के चलो ये ए वेक्टर है कोई, और ये आपका बी वेक्टर है, ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं? दो चीजें हैं इसमें। कौन कौन सी दो चीजें हैं? इसके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है इसका डायरेक्शन, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी दो ही चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन, क्लियर है? यस तो सर। किसी वेक्टर को इक्वल होने के लिए ये दोनों चीजों का इक्वल होना बहुत जरूरी है, क्लियर है? यस सर। अगर मैं कहूँ कि भाई एक फोर्स है जो 10 न्यूटन है और दूसरा फोर्स है वो भी 10 न्यूटन है, ठीक है, बट ये 10 न्यूटन है एक्स यस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ, और ये 10 न्यूटन है वाई एक्सिस की तरफ। तो क्या दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे? तो सर। दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे क्योंकि एक वेक्टर का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि दो वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं? जब दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों जो है इक्वल
होने चाहिए, तभी जाके वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स होते हैं। क्लियर? तो ये चीज नोट में ध्यान रखना। यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये वेक्टर है तुम्हारा 4 मीटर, ये वेक्टर भी 4 मीटर का है। क्या दोनों इक्वल हैं? नो सर। क्यों इक्वल नहीं है? डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड है बट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, बट डिफरेंट डायरेक्शन। सो अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड के इक्वल होने के बावजूद भी इक्वल नहीं होंगे। समझ में आई बात? चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि एक ए वेक्टर लिया हमने, उसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, दूसरा वेक्टर बी लिया, Yes, sir. उसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। तो क्या दोनों इक्वल Yes. होंगे? दोनों इक्वल No. नहीं होंगे, बिकॉज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है? Yes. तो डायरेक्शंस का हमें स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि जब वेक्टर की बात आती है तो नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज आल्सो कंसीडर्ड। ओके, नाउ विल स्टडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। अगर किसी रियल नंबर से वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? मान के चलो कि ये वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है कोई, ठीक है, ए वेक्टर सपोज दैट 4 मीटर, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग Yes. एक्स एक्सिस। ओके, तो इसको हमने इस तरह से बना लिया यहाँ पे, ये है हमारा ए वेक्टर। Yes, sir. क्लियर है? इस वेक्टर का Yes. जो मैग्नीट्यूड है वो 4 मीटर है। क्लियर है? अब हमें एक ऐसा Yes. वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 2a हो, मतलब वो डबल हो जाए। तो वो क्या होगा Yes. वेक्टर? तो हमेशा जब भी मल्टीप्लाई होता है ना कोई रियल नंबर वेक्टर में, तो ओनली sir. उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 मीटर। तो अब 2a जो वेक्टर बनेगा हमारा, 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 मीटर, और ये भी रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस। समझ आई Yes, बात? sir. Yes. तो इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि इसका अगर 30 डिग्री एंगल है तो वो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? तो Sir, एक मतलब वापस बता दीजिए सर। देखो, जब हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ए वेक्टर है कोई, ए वेक्टर सपोज दैट 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये ए वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, 4 मीटर का है और एक्स एक्सिस Yes, के sir. अलोंग है। क्लियर है? ओके, Yes, sir. अभी एक 2a वेक्टर बनाना है हमें। तो 2a वेक्टर जो लेंगे हम, तो हमेशा मैग्नीट्यूड में उसकी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो 2 में जब 4 मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है बात? तो Yes. अभी इस वेक्टर का डबल वेक्टर बना दो बट डायरेक्शन यही रहेगी। Yes, क्लियर sir. है? तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा? ये Yes, sir. वेक्टर हो जाएगा 2a वेक्टर। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, तो sir. मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 मीटर। कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. तो अभी हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर Yes, का sir. एडिशन कैसे करते हैं और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो अभी इक्वल वेक्टर में पढ़ लिया, इक्वल वेक्टर में कोई डाउट नहीं है? No, ठीक sir. है, अभी पढ़ेंगे अपोजिट वेक्टर्स।
अपोजिट वेक्टर कैसे होता एडिशन है? और सब्ट्रैक्शन ही पढ़ा सर। आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, उससे पहले एक यस अपोजिट वेक्टर पढ़ लेते हैं। ठीक यस है। सर। अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर ये ए वेक्टर है, यस ठीक है, सर। ए वेक्टर का डायरेक्शन मान लो अलोंग एक्स एक्सिस है, और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट मतलब 180 डिग्री डिफरेंस। यस सर। अपोजिट का मतलब होता है 180 डिग्री डिफरेंस, यस है ना? तो ये वेक्टर ये है मान लो ए, और बी वेक्टर ये है, तो ये अगर वो पॉइंट है, ये है तुम्हारा बी वेक्टर। ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट है तुम्हारा ए। तो ये ए वेक्टर हो गया, ओ से लेके ए तक ए वेक्टर हो गया, ओ से लेके बी तक बी वेक्टर हो गया। इसका भी मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 4 मीटर है। क्लियर है? यस सर। तो इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे हम? ए वेक्टर एंड इक्वल। बी वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर्स। क्लियर है? सर या लेकिन सर इस लाइन में सर कहाँ से इन दोनों का डायरेक्शन अलग है? डायरेक्शन तो देखो 180, कितना एंगल है ये? 180 डिग्री। ये एंगल 180 डिग्री है ना? यस सर। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब है एक दूसरे के अपोजिट है ना? सर दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हो तो? तो अपोजिट कैसे हो जाएंगे? दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हो तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री, यस सर। 0 डिग्री हो गया ना एंगल इसमें। यस सर। अपोजिट वेक्टर कैसे वेक्टर होते हैं? जिन दोनों वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। यस सर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। Okay. तो इसको नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ए जो वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। समझ में आई बात? भाई एंगल की वजह से, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। देखो इक्वल होते तो हम क्या लिखते? अगर इक्वल होते दोनों वेक्टर तो हम क्या लिखते कि भाई ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, ऐसे लिखते ना हम, अगर दोनों यस वेक्टर सर। इक्वल होते। बट दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट वेक्टर को लिखने का तरीका ये है। समझ में आई बात? यानी कि हम यस क्या लिख सर। सकते हैं कि बी वेक्टर जो होगा वो माइनस ए वेक्टर होगा, या तो ऐसे लिख दो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, या ऐसे लिख दो कि यस बी सर। वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। यस। क्लियर है यहाँ से? एक बार वापस समझा दीजिए सर ये पार्ट पूरा। देखो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। पहली चीज है मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए, यस सर। इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। यस और सर। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन यस। का मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री 180। बनना चाहिए, ये वाला। यस सर। ओके। यस सर। अब देखो एक चीज बताओ, एक एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, क्या ये अपोजिट वेक्टर है? यस सर। क्योंकि डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। तो आपको देखो इस तरह से लेना है, ये जहाँ पे ये शुरू हो रहा है ना वेक्टर, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वेक्टर जो ड्रॉ करोगे ना वो इसके यस सर। इसके टेल से लेके हेड तक ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये वेक्टर अगर ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर अगर बी वेक्टर है, तो इन दोनों को अगर ड्रॉ करेंगे ना हम एक साथ, तो इस तरह से ड्रॉ होगा ये। क्लियर है? यस सर। और ये जो एरो है, एरो दिखा रहा है उसकी डायरेक्शन, जो हम यस यहाँ सर। इसके साथ ये एरो लगा रहे हैं, दिस इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है?
यस सर। हाँ, ये अब आने वाले जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है उसमें काम आएगा आपका, इसीलिए मैंने इसको ये अपोजिट वेक्टर आपको पढ़ाया। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट चलें। यस सर। अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। ओके, यस सर। क्योंकि ग्राफिकल मेथड ही बेस है। एडिशन ऑफ वेक्टर अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया। कैसे समझाया भाई? मान के चलो ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये यस कोई सर। बी वेक्टर है, हमें दोनों को ऐड करना है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हम ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? हमें मान लेते यस हैं सर। ए प्लस बी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ए वेक्टर ड्रॉ करने का तरीका भाई, ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्क उस पे है, एंगल पे, थीटा पे, ठीक है, और यस ये सर। ये मान लेते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे है, यस ये भी सर। कुछ एंगल पे होगा। तो ये एग्जैक्ट आपको बनाना है एक्सिस पे, ठीक है। यस सर। तो ये आपने यस सर। ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया इसी तरह से, बिल्कुल यस सेम सर। टू सेम। यस। उसके बाद में जो बी वेक्टर ड्रॉ करोगे, बी वेक्टर को कहाँ से शुरू करना है आपको, जो इसका ये है ना, हेड, यस सर। ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल शुरू करना है, यस सर। और जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर दिया है उसी डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का। क्लियर है? यस सर। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिला दो। ओके, यस सर। यस सर। तो ये जो वेक्टर बना है अभी आपका, ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ गए बात? यस। तो ये है ग्राफिकल मेथड दो वेक्टर को ऐड करने का। ओके, यस। चलो और थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। ये कोई ए वेक्टर है और ये आपके पास कोई बी वेक्टर है। दोनों को कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले हम ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। ओके, यस सर। बी वेक्टर को कहाँ से शुरू करेंगे? इसके हेड से शुरू करेंगे, ए के। यस सर। तो ये हमने बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ओके, यस सर। और ये हम यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर और फाइनल तक उसको मिला देंगे। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर को कहेंगे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, समझ गए बात? सर हर केस में डायग्राम सर सेम ही बनेगा ना सर? सेम सेम कहाँ बना? इसका डायग्राम डिफरेंट है ऊपर वाले का, इसका डायग्राम डिफरेंट है। देखो, इसका डायग्राम डिफरेंट है, तरीका सेम रहेगा बनाने का। यस सर भाई। डिफरेंट है ना दोनों डायग्राम? यस सर। हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम बनेंगे। क्लियर है? यस सर। एडिशन समझ आ गया? यस सर। चलो अब हम पढ़ते हैं सबट्रैक्शन, कि दो वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। सर ग्राफिकल मेथड था सर ये। हाँ, सबट्रैक्शन भी ग्राफिकल मेथड ही बता रहा हूँ। सबट्रैक्शन ऑफ यस सर। टू वेक्टर, ये भी आपका ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ग्राफ के थ्रू ही तो हमने इसको ड्रॉ किया अभी। यस सर। तो सबट्रैक्शन में देखो, जैसे मान लो हमें ए प्लस बी फाइंड करना है। सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी, है ना। मैं इसको क्या लिख यस सकता सर। हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। यस सर। ओके,
तो अभी जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही करेंगे। मान लेते हैं कि एक ए वेक्टर है हमारे पास, ये वाला, एक हमारे पास है बी वेक्टर, ये वाला। तो हमें फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी वेक्टर का एक अपोजिट वेक्टर लिखेंगे, है ना भाई। माइनस बी क्या है? माइनस बी इज जस्ट अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। यस सर। तो हम क्या करेंगे, हमने बी वेक्टर के अपोजिट एक वेक्टर ड्रॉ करना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये हो यस जाएगा सर। आपका माइनस बी वेक्टर। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ए वेक्टर उठाना है भाई। ए वेक्टर उठा लिया यहाँ से, ये हो गया आपका ए वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर उठाना है। ठीक है, ये आपने यस उठा सर। लिया माइनस बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट का पता ही है आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, यस सर। ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? तो ये वेक्टर यस हो सर। जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख दो, या तो ये लिख दो या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख दो, बात एक यस ही सर। है। क्लियर है? यस सर। सब्ट्रैक्शन पार्ट क्लियर हो गया वेक्टर का। यस सर। चलो अब एक हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम मेथड। ये तो पढ़ लिया हमने ग्राफिकल मेथड, है ना। यस सर। अभी हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम मेथड। कंफ्यूज नहीं होना है उसको, सारी चीजें बिल्कुल कंसेप्ट वही है, ग्राफिकल मेथड का ही कंसेप्ट लगेगा हर जगह। ठीक है, बस नाम यस चेंज सर। हो जाता है। यस सर। पैरेललोग्राम मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं, ये देखो भाई। मान लो आपके पास ए वेक्टर है ये, और एक है आपके पास बी वेक्टर, या इसको हम मान लेते हैं इस तरह, मान लो। मान के चलो कि ये ए वेक्टर है कोई, ठीक है, और यस सर। ये कोई आपके पास बी वेक्टर है। यस सर। क्लियर है? तो अभी हमें पैरेललोग्राम मेथड की क्यों बोलते हैं इसको, पहले उसको देख लो। कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम बनेगा इसमें। यस सर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर हम यस। बी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाता है। कैसे बन जाता है पैरेललोग्राम? ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। यस सर। अभी अभी पीछे पढ़ा हमने। जैसा ए प्लस बी। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या है, एक पैरेललोग्राम भी बनता है। कैसे बनता है वो पैरेललोग्राम? इस तरह का एक पैरेललोग्राम भी बन सकता है यहाँ। क्लियर है? यस। अगर ये पॉइंट आपका इस पॉइंट को मान, ए बी सी डी, इसको मान लो आप एक्स वाई जेड और एम मान लो इसको। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया आपका। ठीक है, एक्स वाई जेड एम इज ए पैरेललोग्राम। तो इससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये आपका सेम वही मेथड है जो ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ा है। क्लियर है?
यस सर। हाँ, तो हम क्या करते हैं, सिमिलर मेथड से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन आता है किस तरह से वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि भाई एक ये वेक्टर है आपके पास, ठीक है, ए वेक्टर, यस सर। एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बताओ। तो अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या तरीका है, पहले तो हम ए को ड्रॉ करें, है ना। तो यस सर। पहले ए ड्रॉ कर लिया हमने, यस सर। फिर हमने बी ड्रॉ कर लिया, यस सर। यहाँ पे बी ड्रॉ हो गया। तो ये क्या बनेगा, ये जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। और यस सर। ओके, तो ये पैरेललोग्राम मेथड क्या है कि अभी यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग नहीं बनाने पड़ेंगे ये वेक्टर, मतलब बी वेक्टर को उठा के यहाँ से और यहाँ पे नहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, है ना। यस। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम बना लिया। तो उस पैरेललोग्राम की बात क्या होगी, खासियत क्या होगी कि ये वेक्टर हो जाएगा आपका ए वेक्टर और ये वेक्टर हो जाएगा आपका बी वेक्टर। भाई पैरेललोग्राम के एंगल सेम होते हैं ना, दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं एक दूसरे की, है ना। हेलो यस सर। भाई, ये जो मैंने बनाई है यहाँ पे, ये पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, अगर ये एम एन और पी क्यू, अगर ये यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है कि भाई एम अरे एन जो भाई। लाइन है दैट इज पैरेलल टू पी क्यू, यस सर। और बराबर भी होती है ये, यस एम सर। एन मस्ट बी इक्वल्स टू पी क्यू, और यस। एम क्यू इज पैरेलल टू पी एन, है ना, और एम क्यू इज इक्वल्स टू पी एन, ठीक है। यस सर। तो ये जो पी एन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये भी बी वेक्टर ही है, बट ये वर्चुअल वेक्टर है, वर्चुअली तो ड्रॉ किया मैंने इसको यहाँ पे। सर। वीडियो बंद करो अपनी, ठीक है ना। यस सर। ये यहाँ पे वर्चुअल ही तो वेक्टर है बी, जो मैंने अपने आप ड्रॉ किया है। क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये इससे पैरेललोग्राम बना रहा है, तो इसीलिए इसको यस सर। पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। तो यस। रिजल्टेंट हमने कैसे निकाल सकते हैं, हम रिजल्टेंट जो पैरेललोग्राम का जो ये बनेगा, क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल। यस सर। दिस डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो r होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात आई समझ में। यस सर। पैरेललोग्राम इज नथिंग बट योर एक्सटेंशन ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। यस सर, नहीं वापस समझा दीजिए सर। देखो पैरेललोग्राम में क्या है कि आपको वेक्टर को बार बार उठा के नहीं रखना है। जैसे ये वेक्टर है हमारा, ए वेक्टर हमने लिया, ठीक है, ये ए वेक्टर लिया और ये बी वेक्टर लिया। तो एक तो तरीका है कि हम इसको ए को ड्रॉ कर दें पहले, यहाँ पे ए को ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे बी को ड्रॉ कर दिया, और ये हमने इनिशियल पॉइंट से और आखिरी पॉइंट मिला दिया, तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्लियर है। यस सर। तो अब हम एक वर्चुअल पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। भाई ये जो वेक्टर हमने बनाया है ये भी बी वेक्टर के बराबर होगा, है ना, यस सर। और ये वेक्टर भी ए वेक्टर के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेम उसकी डायरेक्शन है और सेम मैग्नीट्यूड है। भाई पैरेललोग्राम की इक्वल साइड होती है और दोनों जो सामने वाली साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। यस सर। ये कंसेप्ट तो पता ही है। यस सर। ओके, समझ में आई ना बात। यस सर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो पैरेललोग्राम जब बनेगा और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा
अगर मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, यस सर। तो इसके लिए हम आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कैसे हम ये रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। आगे आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका सारे का होता है अंडर रूट। बट ये फॉर्मूला आप आगे पढ़ोगे, इसको डिराइव भी करेंगे हम, ठीक है। तो अभी इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगा। क्लियर है? यस सर। अभी तक यहाँ तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है? नो सर। चले आगे। यस सर। ओके, तो अभी हम पढ़ते कंपोनेंट या रेजोल्यूशन, बहुत सारे नाम दिए हैं उसको। कोई कंपोनेंट कहता है, कोई रेजोल्यूशन कहता है ना। तो वेक्टर के कंपोनेंट पढ़ते हैं, कंपोनेंट भी कह सकते हो इसको, कंपोनेंट और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखो सपोज करो कि ये कोई वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर, जो कि हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से थीटा एंगल पे है, ठीक है। यस सर। इसको फिगर को थोड़ा दोबारा बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं। ये मान लो ए वेक्टर है, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। क्लियर है? यस सर। अब हमें इसके कंपोनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले कंपोनेंट का मतलब समझ लो। कंपोनेंट का मीनिंग होता है कि भाई पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस वेक्टर का इफेक्ट कितना है, उसे कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। यस तो सर। इफेक्ट का मतलब क्या है कि मान लो कि अगर ये एंगल इसका थीटा है, ठीक है, तो अब ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, एक परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस पे डाल दिया। ओके, सो यस सर। ये समझो कि ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का इफेक्ट, अगर ये ओ ए है, ये पॉइंट अगर हमारा ए है, इसे कुछ और मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम एम, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम एन। क्लियर? यस सर। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम पी। तो अब यहाँ पे जो ओ एम होगा, और एक है बना यहाँ पे ओ एम, ठीक है। तो ओ एम को कहते हैं हम एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ओ एन को कहते हैं हम वाई कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर के तीन बेसिकली कंपोनेंट होते हैं, है ना, जो हमारी यस। तीनों जो डायरेक्शन होती हैं। अब ये डायरेक्शन हो गई आपकी जेड डायरेक्शन। क्लियर है? तो एक हो यस जाएगा सर। इसका जेड कंपोनेंट। क्लियर? बट उसको यहाँ पे प्लेन में दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे हमने एक्स कंपोनेंट निकाले हैं वैसे ही वाई कंपोनेंट निकालेंगे, और सेम पैटर्न में हम जेड कंपोनेंट निकालेंगे। समझ आई बात? भाई उसमें हम जेड को भी निकाल। हाँ, जेड को भी तो निकालना पड़ेगा। देखो पी पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, यस सर। तो जहां पे उसने एक्स एक्सिस को काटा है, दैट डिस्टेंस विल बी द कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। यस सर। यस सर। ऐसे ही उसने वाई एक्सिस को काटा है, ऐसे ही जेड एक्सिस को कट करेगा वो। इसको 3D यस। में देखने की कोशिश करो, ठीक है। समझ आई यस बात? सर। हाँ, तो एक्स कंपोनेंट जो होगा, मतलब ओ एम, ओ एम कैसे फाइंड करोगे? कोई तरीका है? ओ एम। हाँ,
देखो यहाँ पे एक चीज देखो कि साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होगा? PM upon OM. साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन ओ OM. एम, Yes sir. है ना? बट हमें पी एम अपॉन ओ एम की उससे नहीं निकालना है। साइन थीटा पी एम अपॉन ओ एम क्यों होगा रे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। Sir, PM upon OP. हाँ, तो यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा पी एम अपॉन ओ पी। कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? Sir, OM upon OP. ओ एम अपॉन ओ OP. पी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ओ पी इज इक्वल टू वोट, सॉरी पी एम इज इक्वल टू वोट, पी एम इज इक्वल टू ओ एन, Yes sir. ओ एन अपॉन ओ पी, है ना? Yes sir. तो यहाँ से हम ओ एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओ एन इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, ठीक है? Yes, और yes sir. यहाँ से हम ओ एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओ एम इज इक्वल टू ओ पी कोस थीटा। Cos theta. समझ आई बात? Yes sir. ओपी क्या है? ओपी क्या है? ओपी इज Sir, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, yes sir. मैग्नीट्यूड ऑफ Vector A. वेक्टर ए। एंड लेट अस से Yes. इसको हमने, देखो वेक्टर ए को वेक्टर से दिखाते हैं और उसका मैग्नीट्यूड खाली ए लिखेंगे बस, ठीक है? Yes sir. तो ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया आपका ए कोस थीटा। और ये किसके बराबर आ गया? ए साइन थीटा। क्लियर है? Yes sir. तीसरे वेक्टर को भी पढ़ेंगे अभी, तीसरा कंपोनेंट आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। क्लियर है? Yes sir. ओके, यहाँ तक कोई डाउट? No sir. कंपोनेंट क्लियर? अभी हम पढ़ते हैं, पढ़ना है और या छोड़ना है यहीं पे बताओ? Sir, 15 minutes और पढ़ लेते हैं. अभी हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है उसके नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है इसके नाम से? सर 1 के रिलेटेड है सर. हाँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 होता है। यस. हैज यूनिटी मैग्नीट्यूड, यूनिटी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कैसे बन सकता है बताओ? किसी मैग्नीट्यूड का सर वेक्टर 1. अगर कोई तुम्हारा 10 मीटर का वेक्टर है, ठीक है? सर 10 मीटर वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, इसको Yes, मुझे sir. यूनिट बनाना है तो कैसे बनेगा? इसको 1 मीटर बनाना है तो कैसे बनेगा? यूनिटी का मतलब यही तो होता है। यस सर. क्या किया हमने? उसको 10 से डिवाइड कर दिया, यस सर. है ना? तो यूनिट वेक्टर को, अगर हमें ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर को हम कैप से शो करते हैं। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? यस सर. कोई डाउट? नो सर. ओके, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा बट इट विल शो यू द डायरेक्शन, डायरेक्शन तो जरूर दिखाएगा। क्लियर है? यस सर. अभी हमने जो 3 डायरेक्शन लिखी थी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है? एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिवर्सल माना गया है आई कैप,
वाई एक्सिस का वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है वो माना गया है जे कैप, और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो माना गया है के कैप। ठीक है। यस सर। तो अगर हमें किसी वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो उस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर को अगर हमें कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो उसे लिखते हैं हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसका मतलब क्या है? एक्स एक्स क्या है? ये देखो आई तो यूनिट वेक्टर है, तो आई तो हमें ये बता रहा है कि ये डायरेक्शन उसकी एक्स एक्सिस डायरेक्शन है। ठीक है। यस सर। बट ये इसका मैग्नीट्यूड है। यस। समझ गए यस सर। भाई? एक्स वाई जेड क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। यस। मैग्नीट्यूड भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है। यस। मैग्नीट्यूड इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। क्लियर है? यस सर। तो किसी भी वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। यस सर। किसी वेक्टर लेक्चर आपने पूरा देखा। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।